मैं बार बार कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक करप्ट कंट्री है। अगर किसी ने रिश्वत में पीएचडी करनी हो तो वो पाकिस्तान से मेरा ख्याल उनको कंसल्ट करना चाहिए कि आईएमएफ क्यों नहीं पूछती हमारी स्टेट से कि आप सारा कुछ हर चीज पे क्रैक डाउन कर रहे हो, रिश्वत पे क्रैक डाउन क्यों नहीं करते। आपकी टीम देख लें, आप क्रिकेट की कहते हैं जो हमने बेची, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, बेच रहे हैं, मैच बेच रहे हैं। दाढ़ियां उनकी देखें, सजदे देखें किस तरह करते हैं क्रिकेट के मैदानों में। अब जो इंकशाफात नहीं कर रहे, या तो उसकी इंक्वायरी कराई जाए, फौज को चाहिए उसकी इंक्वायरी करे, दूसरों ने क्या करनी। जो फौज जो पीटीआई को इस वक्त उनकी स्क्रूटनी कर रही है, उन्हीं को चाहिए कि क्रिकेट टीम की भी स्क्रूटनी करे। कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर दे रहा है, उनकी मनापली है दुनिया के अंदर कि अब भारत वेनेजुएला से तेल लेकर जाएगा और अपनी इकोनॉमी जो है अपनी इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करेगा। काश मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसे लोग होते जो मुस्तकबिल के या कौम के बारे में नेशनल इंटरेस्ट के साथ फैसले कर पाते। अफसोस की बात यह है कि हमारे उनके जो जज हैं उन्होंने कहा था मैं स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज दूंगा। इसको आप जेल कहेंगे जहां आप 8 कमरों में हो और 9 डॉक्टर आपके पास हो। आप इसको सरीना कह लेंगे, आप इसको मैरियट कह सकते हैं, आप इसको शेरटन कह सकते हैं। अगली बातें आपको मैंने बताई नहीं। खान साहब को बकरे की रान का बड़ा शौक है। हफ्ते में 2 दिन उनको बकरे की रान देसी घी में बना के दी जाती है, देसी मुर्गियां दी जाती हैं, बावर्ची उनका अपना है। अब मैं यहां पे ये भी और बाहर जो लौंडे लपाड़े हैं वो शोर ये कर रहे हैं कि इनको जहर दिया जा रहा है। ये कौन सा ऐसा जहर है जो पिछले 6 महीने साल से असर ही नहीं कर रहा है। जब हर चीज ही फॉर सेल हो, हर चीज में ही लूट मार हो, जो पीछे हर चीज के पीछे रिश्वत और पैसे दिहाड़ियां लाने का बंदोबस्त हो, तो फिर ऐसे ही होता है। किस तरीके का ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप यहां से जाके गाजा के लिए जिहाद करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अफगानी जो भाई वो भी आपके मुसलमान हैं, चाहे जिस तरह भी है उनके हालात। सबसे पहले तो आपने उनको यहां लाना नहीं था। लाना आप पैसे यूएसएड के पैसे लेने, यूनाइटेड नेशंस के पैसे लेने के लिए हर काम आप कर लेते हैं, लेकिन मैनेज तरीके से नहीं करते, उसमें मुल्की मफाद को नहीं देखा जाता। लेकिन आपने इनको पासपोर्ट भी दिए, आपने इनको शनाख्ती कार्ड भी बना के दिए, आपने इनके साथ शादियां भी की, आपने सब कुछ किया। उनका बच्चा चाहे वो यहां रहते हैं चाहे अफगानिस्तान में, आपसे नफरत करते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं कि एक मुसलमान जो है वो आप गाजा के मुसलमानों के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियों के आप बुलडोजर चला रहे हैं। आपने 12,000 पासपोर्ट तो सिर्फ लाहौर से एक शहर से बेचे हैं। जब भी कोई नया कानून बनता है तो रिश्वत के लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे ख्याल में तो ये लोग नहीं जाएंगे, इसी तरह दंदनाते फिरेंगे यहाँ पे, बल्कि आपसे मजीद ज्यादा नफरत करेंगे। सबसे पहले तो नादरा के ऊपर क्रैकडाउन करें कि जिन्होंने उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए। क्रैकडाउन करने के लिए तो आपने जिस तरह पीटीआई पे क्रैकडाउन किया, मेरा ये सवाल है कि करप्शन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं करते। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी, कौन सा ऐसा शहरी होगा जो अपनी मादरे मिल्लत की सौदे करता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारा और मैं हूं शाजिया। नहीं है मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शाजिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे ऐसे कुछ सियासी हालात भी बदलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से यकीनन आपके पास अपडेट्स मौजूद होंगी कि जो अफगान वहां पे रेफ्यूजीज मौजूद हैं, जो खासतौर पर जो इलीगल वहां पे रह रहे हैं, उनकी बेदखली का काम जो है वो काफी तेज किया जा रहा है। और ये भी देखने में आ रहा है कि इस मर्तबा काफी सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। ये मेक श्योर किया जा रहा है कि वो दोबारा अफगान बॉर्डर से वापस ना आए। बहुत सारे इकदाम हैं ऐसे जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या इतने जो अफगान मुहाजिरीन लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या उनका इनखला कितना टाइम लेगा और क्या ये मुमकिन बनाया जा सकेगा कि इन सबको यहाँ से पाकिस्तान से दोबारा अफगानिस्तान भेजा जा सके? मेरे ख्याल में मुश्किल है। उसकी वजह ये शाजिया, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा 25 करोड़ लोग पाकिस्तानियों से कि आप इनको किस तरह निकाल पाएंगे। पॉसिबल नहीं है, बल्कि इससे रिश्वत के बाजार गर्म होंगे। लोग अब जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टियां छीन रहे हैं, जिस तरीके से ऑप्टिक्स जो आ रहे हैं वो उनके वीडियो खींचे। आज मैं एक बताना चाहूंगा कि आज किसी जगह मैं ये सुन रहा था बात कि किस तरीके का ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप यहां से जाके गाजा के लिए जिहाद करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अफगानी जो भाई वो भी आपके मुसलमान हैं, चाहे जिस तरह भी है उनके हालात। सारे तो नहीं खराब हो सकते, सारे टेररिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं तरीका कार एस्टेब्लिश किया कि जो सबसे पहले तो आपने उनको यहां लाना नहीं था। लाना आप पैसे यूएसएड के पैसे लेने, यूनाइटेड नेशंस के पैसे लेने के लिए
हर काम आप कर लेते हैं लेकिन मैनेज तरीके से नहीं करते, उसमें मुल्की मफाद को नहीं देखा जाता। ईरान के अंदर भी ये मुहाजिरीन मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ एक खास एरिया के अंदर रखा है, पूरे ईरान के अंदर उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आपने इनको पासपोर्ट भी दिए, आपने इनको शनाख्ती कार्ड भी बना के दिए, आपने इनके साथ शादियां भी की, आपने सब कुछ किया। और दूसरा यह है कि वो आपसे इतनी नफरत करते हैं जिसकी हद कोई नहीं है। आपको पता भी था अब इसका उनका बच्चा बच्चा चाहे वो यहां रहते हैं चाहे अफगानिस्तान में, आपसे नफरत करते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। लेकिन अब उनकी जो बाहर इस वक्त टिकटॉक बन के जा रही है, जो ट्वीट पे जा रही है, लोग ये बातें कर रहे हैं कि एक मुसलमान जो है वो आप गाजा के मुसलमानों के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियों के आप बुलडोजर चला रहे हैं। बच्चे स्कूलों से ऐसी वीडियो भी देखी, स्कूल में बच्चे अफगानी पढ़ रहे हैं और वहां पुलिस उनको पकड़ के खींच रही है। कुछ लोगों की ऐसी वीडियो है जो कराची में पैदा हुए हैं, ना उनको पश्तो आती है, ना उनको दरी जबान आती है, ना पर्शियन आती है, वो पैदा ही यहां हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम अफगानिस्तान में सर्वाइव किस तरह करेंगे। क्या ये पॉसिबल है इतने लोगों को यहां से निकालना? कोई तरीका का मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल है कि निकाले जा सके। ये इतनी तादाद में मौजूद है और वो कारोबार कर रहे हैं। हाँ, इनसे रिश्वत ली जाएगी, इनको दोबारा शनाख्ती कार्डों के रेट बढ़ जाएंगे, पासपोर्टों के रेट बढ़ जाएंगे। आपने 12,000 पासपोर्ट तो सिर्फ लाहौर से एक शहर से बेचे हैं, सऊदी अरेबिया में 12,000 अफगानियों को, तो यहां भी फिर दोबारा ये। मैं इसमें शाजिया एक और बात बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने रिश्वत में पीएचडी करनी हो तो वो पाकिस्तान से मेरा ख्याल उनको कंसल्ट करना चाहिए। देखा गया है कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो रिश्वत के लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं। अफसर किसी इलाके में जाके नया लगता है तो जाते ही पहले सख्ती करता है, वो रेट बढ़ाता है अपना, वो रेट बढ़ाता है, पहले 2-4 महीने टिका के सख्ती करता है, लेकिन उसके बाद वो लोग कहते हैं उस रेट बनाने के लिए सख्ती कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में तो ये लोग नहीं जाएंगे, इसी तरह दंदनाते फिरेंगे यहाँ पे, बल्कि आपसे मजीद ज्यादा नफरत करेंगे। और अगर वो सहूलतकार बनते हैं धमाकों में तो और ज्यादा सहूलतकारी करेंगे, क्योंकि आप ये ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। आपको किसी मैनेज तरीके से करना था, इनको आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं जिसकी मिसाल लेता हूं, इसका तरीकाकार हो सकता था कि आप शहर ब शहर इनको खाली कराते, कि पहले सुबह सरात से सारे चले जाएं, फिर दूसरे शहरों से चले जाएं और फिर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें। लेकिन ये तो तब होता है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरे महकमे भी किसी अच्छे तरीकाकार से चल रही हो। जब हर चीज ही फॉर सेल हो, हर चीज में ही लुटमार हो, जो पीछे हर चीज के पीछे रिश्वत और पैसे दिहाड़ियां लाने का बंदोबस्त हो, तो फिर ऐसा ही होता है। एक तारीख इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर उसके बाद जो जिस तरह हो रहा है उसके ऑप्टिक्स बहुत गंदे जा रहे हैं बाहर। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है और बार बार ये कह रहा है कि गाजा के ऊपर आपका स्टैंडर्ड कुछ और है मुसलमानों के लिए, और अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके लिए आपका स्टैंडर्ड कुछ और है। मेरे ख्याल में उनके जाना तो जरूरी था इलीगल लोगों का, लेकिन सबसे पहले तो नादरा के ऊपर क्रैकडाउन करें कि जिन्होंने उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए, अपने पासपोर्टों के ऊपर क्रैकडाउन करें। वो पॉसिबल है आपका? अगर सऊदी अरेबिया 12,000 अफगानी आपके पासपोर्ट लाहौर से लेकर चले गए हैं, तो आप ये देखें यहां पे कितने बैठे हैं, कौन से तरीकेकार से आप निकालेंगे उनको? आप शामिल होते हैं उनके साथ हर करप्शन में, जिस तरीके से वो स्मगलिंग करते हैं अफगानी और जिस तरीके से ईरान से स्मगल होती है चीजें, आप शामिल हैं उनके साथ। आपकी सारी फौज पुलिस सारा कुछ इन्वॉल्व है उसके साथ। तो आपकी वो रेंजर्स सारे साथ। लेकिन देखिए इसमें क्रैकडाउन करने के लिए तो आपने जिस तरह पीटीआई पे क्रैकडाउन किया, मेरा यह सवाल है कि करप्शन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं करते? क्या वजह है? रोकता है इनको? फिर इससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है ना कि ये भी इन्वॉल्व है उनके साथ। तो ये इसको मैं जो इसमें जाना तो था, इनको जाना चाहिए था, लेकिन ये कि इनको किसी तरीकाकार से निकाला जाता, इनको ऑर्गेनाइज तरीके से निकाला जाता, कोई इसके तरीकाकार स्टैब्लिश किए जाते, कोई इसके लिए डिपार्टमेंट एक छोटा सा क्रिएट किया जाता जिसकी ड्यूटी होती कि शहर शहर जाके वो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीजों को इनखला करके सिस्टमैटिक तरीके से इनको भेजा जाता। मेरे ख्याल में यू डोंट हैव एनी सिस्टम इन इफेक्ट। पाकिस्तान में कोई भी चीज मैनेज नहीं हो रही है। इसमें मैं बार बार कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक करप्ट कंट्री है। आपकी हर चीज फॉर सेल है और आपका कोई भी सिस्टम इनफेक्ट नहीं है, और आज से नहीं है, 76 साल से है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, कहते कि जज भैड़े ने, कोई कहता फौज भैड़ी, सारे पाकिस्तानी। या तो बताया ना कि आपकी फौज जो है वो सारी ब्रिटिश है, वो जर्मन है सारी,
जज आपके जो कहते हैं रोजाना बिकते फिरते हैं, सारा कुछ हो रहा है, या तो कहेंगे सारे फ्रेंच हैं, सारे पाकिस्तानी, 76 साल से पाकिस्तानी, कहने को पाकिस्तानी है, मैं इनको पाकिस्तानी नहीं मानता। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी, कौन सा ऐसा शहरी होगा जो अपनी मादरे मिल्लत की सौदे करता होगा? तो किस तरह कहेंगे आप इनको पाकिस्तानी? मादरे मिल्लत कहते हैं, वतन मादरे मिल्लत होती। आप किस तरह उन लोगों को कहेंगे पाकिस्तानी जो सुबह शाम उसके कपड़े अपने मादरे मिल्लत के फाड़ते हैं, हर चीज हर जगह पे बेचते हैं? आपकी टीम देख लें, आप क्रिकेट की कहते हैं कि हमने बेची, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, बेच रहे हैं हम, मैच बेच रहे हैं। दाढ़ियां उनकी देखें, सजदे देखें किस तरह करते हैं क्रिकेट के मैदानों में। अब जो इंकशाफात नहीं कर रहे, या तो उसकी इंक्वायरी कराई जाए, फौज को चाहिए उसकी इंक्वायरी करे, दूसरों ने क्या करनी? जो फौज जो पीटीआई को इस वक्त उनकी स्क्रूटनी कर रही है, उन्हीं को चाहिए कि क्रिकेट टीम की भी स्क्रूटनी करे। साजिद साहब, गजा के हवाले से बात आपने कर ली। मैं एक अगला क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि गजा की जो सिचुएशन है वहां पे हम देख रहे हैं कि दुनिया का अपना किसकी तरफ झुकाव है, किन ममालिक का, किस मुल्क की सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है? देखिए, गजा के हालात सख्त खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमास ने इसको शुरू करके अब वो अंडरग्राउंड चलेगी, ये बाहर शहरी मर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा ब्लेम तो उनको करूंगा। दूसरा ब्लेम जो है वो इजराइल पे करूंगा जो इस वक्त, और अमेरिका को ब्लेम करूंगा। आज अमेरिका में यहाँ पे हमारे जो सदर बाइडन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इसको पाज किया जाए, पाज करके प्रिजनर्स को निकालें। हॉस्टेज भी नहीं कह रहे, प्रिजनर्स कह रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें कोई होश नहीं है किस क्या लफ्ज किधर बोलना है। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि सीज फायर किया जाए, बंद करें इस जंग को? वो कहते हैं नहीं जी नहीं, पाज करें, उसको वहां से जो हॉस्टेजेस हैं उनको निकाल के फिर मारना शुरू कर दें। तकरीबन आज के जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से 9,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं फलस्तीन में, बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं बेचारे। अब हमास किधर है, आ जाए वो पूछा जाए उनसे। मैं कहता हूं फलस्तीनियों का हक बनता है कि उनसे पूछें हमास से कि अब तुम निकलो बाहर, इनको फेस करो, हमें किस चीज में फंसा गए तुम। और दूसरा, इजराइल को भी चाहिए कि कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी, टर्की ने पिछले दिनों ऑफर की थी कि हम अपनी फौज भेजते हैं वहां पे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि दोनों पार्टियों के दरमियान में जाके कोई ऐसा तरीका कर एस्टेब्लिश किया जाए कि इजराइल की जान हमास से छूटे और जो आम शहरी हैं फलस्तीनी उनकी जान इजराइल से छूटे। कुछ तरीकाकार एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये तो बिल्कुल तो नहीं बनता। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि फिर मैं बार बार ये कहूंगा, इसमें ऐड करूंगा, दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पर रिलीजन इस्लाम है। वो किधर है आज? वो सारे इधर बैठे सारे ट्वीट पे जिहाद करने के लिए तैयार हैं, जो हम जिस मुल्क से हैं, जिनको अपना टीटीपी जान नहीं छोड़ दी उनकी। वो कहते हैं हमें छोड़ो जी, हम जाना चाहते हैं गाजा में, जाके हम जंग लड़ना चाहते हैं गाजा में। और यार अपना मुल्क तो बचा लो पहले यार, तुम कैसे लोग हो? किसी सड़क पे जाते हुए साइकिल का टायर फटे तो सारे चारपाइयों के नीचे घुस जाते हो। पूछा जाए तो गजबा गजबा, किस चीज का गजबा भाई? तुम लड़ते थे मुगलों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हो तुम। तुम्हारे जब डीएनए खून में नहीं जिहाद करना, तो क्यों ये ड्रामा करते हुए ट्विटर के ऊपर बैठ के? अपने शहरों को देखो तुम्हारे क्या हालात हैं। तुम्हारे टीटीपी वाले रोजाना भी पढ़ते हैं, तुम्हें छोड़ते नहीं है, घर में घुस के मार रहे हैं वो। उनसे पहले जान छुड़ाओ अपनी। लेकिन ये कि अच्छा, उसके बाद मैं आना चाहूंगा इसके इंटरनेशनल, जब आपने कहा है, देखें इस वक्त क्योंकि अमेरिका काबल के फाल के बाद, ये आफ्टर फॉल ऑफ काबल अमेरिका कमजोर नजर आ रहा है, और इसको प्रेडिक्ट कर चुके हैं रशिया और चाइना। दोनों को पता है कि दे आर नॉट फाइटर एनीमोर। जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ जंगे क्या करेंगे? और वो चेक कर चुके हैं इनको। चाइना के 6 शिप खड़े हैं इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर। वहां वो मिडिल ईस्ट अमान के साथ एक्सरसाइज करने गए थे, वहां से वापस नहीं आए। उसके बाद रशिया भी जो है वो उसको भी कैलकुलेट कर चुका है। सीरिया से भी मिसाइल मारे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। अब यमन की तरफ से मिसाइल वो भी मारे जा रहे हैं। इस दफा अगर जो लग रहा है कि इसराइल वो उसकी हालत वो नहीं है जिस तरह माजी में हुई, जब वो पहले जिस तरह फौरन भाग के गाजा के अंदर एंटर कर जाता था, अब वो काफी दिनों से गाजा में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, शायद मैंने कहा था आपको कि इस दफा जो हमास के बारे में पढ़ रहा था, गाजा के ऊपर जितना शहर है इतना ही उन्होंने जमीन के अंदर बना लिया। 500 किलोमीटर की टनल्स है नीचे, गाजा के नीचे। और वो सारा वो हमास ने नीचे पूरे का पूरा एक शहर आबाद कर रखा है, जिसको इतना आसान नहीं है
कि इसराइल जो अंदर घुस के तो टनल्स के अंदर चला जाए, तो वहां पे एक तो उनको 200 सवा 200 जो हॉस्टेजेस हैं वो भी टनल्स में है, और दूसरा कम्युनिकेशन जो है वो तारों के साथ करते हैं, वायरलेस नहीं करते। उन्होंने ये होचिमन सिटी वियतनाम की जंग से, होचिमन से सीखा था। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। होचिमन सिटी के नीचे जो जनरल होचिमन थे वियतनाम के, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ 100 किलोमीटर की टनल, 100 किलोमीटर की टनल उन्होंने बनाई थी नीचे, जिसके जरिए उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था अमेरिका को। मैंने उनका पढ़ा है, वो नॉट दैट इजी। वो वियतनाम कहा जाता था, जो कम्युनिस्ट लड़ते थे अमेरिका के खिलाफ, वो भी जान तली पे रख के लड़ते थे। दे वर गुड फाइटर्स, और अमेरिका को दर हकीकत उन्होंने जंग हराई थी, वियतनाम की जंग, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज मेरे ख्याल में जो देख रहा हूं, जिस तरीके से हवाई तरीके से और दूसरे मिसाइल मारे जा रहे हैं इसराइल की तरफ से भी, लेकिन गाजा के अंदर वो जिस तरह सुना तो जा रहा है कि दे हैव एंटर्ड, बट उनको आगे से हमास की तरफ से काफी रेजिस्टेंस है। लेकिन देयर इज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज इसराइल और जो सपोर्ट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वो इसराइल के पीछे है, हमारे पीछे कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि खुदा की जात ने मिडिल ईस्ट को बहुत कुछ दिया था, तेल की माला माल दौलत से, पैसे से लदे पड़े थे। एक भी स्कूल नहीं है, उनके बच्चे अभी भी यहीं फिर रहे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ते फिर रहे हैं। आज भी बीमार होते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया के अंदर एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां उनका तसल्ली से इलाज हो सके, आज भी यहां आते हैं। तो ये इसी तरह से उनके पास स्वाय तेल के और 70 बच्चों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। अफसोस की बात। और आज भी बेबस है, बिल्कुल डिवाइडेड है, इस्लामिक दुनिया डिवाइडेड है, खुल के बात भी नहीं कर सकते अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। ये इनके हालात है। साजिद साहब, जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, अमन अमान की बात कर रहे हैं, जंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से रोकी जानी चाहिए, वहीं पे एक पीस समिट भी हो रहा है, मैं चाहूंगी सेफ्टी समिट जो हो रहा है, उसके हवाले से भी आप बात करें कि यूके और इंडिया उसमें शामिल हैं, सेफ्टी समिट चल रहा है। और मुझे ये बताइए कि क्या इस किस्म के डायलॉग्स के साथ दुनिया का अमन दोबारा से बहाल हो सकता है? जिस तरीके से तमाम टेंशन्स चल रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक की आपस में जो टेंशन्स चल रही हैं, पाकिस्तान इंडिया को देख लिया जाए, चाइना को देख लें, चाइना और इंडिया का जो आपस में टसल है, या चाइना और अमेरिका की जो टसल चल रही है, ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये किस तरफ जाएगी? देखिए, जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हो रहा है, जो आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट हो रहा है इस वक्त 2 दिन का था, मेरा ख्याल आज खत्म हो गया, और अगला समिट जो है 10 दिसंबर को इंडिया में होगा। इसमें यूके, इंडिया, यूएस, फ्रांस, सिंगापुर, चाइना, जापान और इटली ने इसमें शमूलियत, इसमें वो शामिल हुए। 3 लोग जो सरे फहरिस्त थे जिन्होंने वहां पे खिताब भी किया, उनके बारे में अमेरिकन मीडिया जो था उन्होंने काफी लिखा। उसके बारे में जो उनके लिखने का स्टाइल था, वो भी ये मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जब इस मंडे को पहली वाले दिन वो समिट शुरू हुआ, 2 दिन का था, और उसमें राजीव चंद्रशेखर थे जो भारत से, उन्होंने उसमें शमूलियत हासिल की, और उसमें ऋषि सोनक साहब ने खिताब किया। और जो सुर्खियां थी वो कहते थे एक वकील जो कि कैमला हैरिस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर जो कि ईयू की जो हेड है इस वक्त, वो डॉक्टर हैं खुद, और उसके बाद उन्होंने कहा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि ऋषि सोनक है। अब ये तीनों मिलकर इसके बारे में क्या फैसला करेंगे। मुझे दूसरी तकारीर तो सुनने का मौका नहीं मिला, ऋषि सोनक की मुझे तकरीर सुनने का मौका मिला, तो उन्होंने इसमें बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको फ्यूचर में इसको टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे केमिकल बम बनाए जा सकते हैं, इसमें से बम भी बनाए जा सकते हैं। और उन्होंने कई खदशात का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसको रेगुलेट कर दिया गया तो ये इसमें मजीद एडवांसमेंट नहीं हो सकेगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बताना चाहूंगा कि इस वक्त तकरीबन 50,000 लोग यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पेशे से मुंसलिक है। $3.7 बिलियन जो है वो इस पेशे से, 3.7 पाउंड्स इसमें से हर साल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस सेक्टर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद चंद्रशेखर ने यहीं पे अनाउंस किया था, जो भारत से उनके वजीर हैं टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर में इसी समिट का, ग्लोबल समिट का, भारत के अंदर इसका समिट करना चाहेंगे, जिसमें ग्लोबल लीडर्स को बुलाया गया। यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा, इस जो समिट इंग्लैंड के अंदर हुई है उसमें इलॉन मस्क भी गए हैं अमेरिका से, जो कि टेस्ला के फाउंडर है। और जिस जगह पे इसको रखा गया था, ब्लैचले उसको कहा जाता था, ब्लैचले पार्क,
और उसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोड ब्रेकिंग होती थी। जर्मन कोड जो थे वो यहां से ब्रेक किए जाते थे। वो उनका इसको सिंबॉलिक इसलिए कहा जाएगा कि कंप्यूटर का कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद यहां से रखी गई थी कि कोड किस तरह ब्रेक करने हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उनका जो कोट है वो इस तरीके, वो कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। ये उन्वान होगा जो समिट शुरू होगी भारत में। तो मैं समझता हूं कि, और दूसरा मैं अफसोस एक से कहूंगा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर दे रहा है, उनकी मनापली है दुनिया के अंदर कंप्यूटर साइंसेस पे। दूसरी जो बात मैंने आज लर्न की थी रिसेंटली, क्योंकि वेस्ट एशिया इस जो जंग इस वक्त चल रही है इजराइल की और फलस्तीन की, इसके असरात तेल की खरीदो फरोख्त पे, तेल की ट्रेड पे होगा। और भारत ने ऑलरेडी उसके प्रिकॉशन ले लिए हैं, क्योंकि रशिया के से तेल लाना भी या पैसे ज्यादा वो मांगेंगे। उन्होंने वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करने का प्रोग्राम बना लिया है। वेनेजुएला के ऊपर पहले अमेरिकन सैंक्शंस थी, लेकिन उन्होंने पिछले महीने वो सैंक्शंस रिलीज की हैं, और उसका असर ये हुआ है कि अब भारत वेनेजुएला से तेल लेकर जाएगा और अपनी इकोनॉमी जो है, अपनी इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करेगा। काश मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसे लोग होते जो मुस्तकबिल के या कौम के बारे में नेशनल इंटरेस्ट के साथ फैसले कर पाते। चले, नेशनल इंटरेस्ट की बात आ गई है, पाकिस्तान की बात आ गई है, तो हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इमरान खान साहब की जो जेल की जिंदगी है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्या मुश्किलात हैं? किस किस्म के उनकी तरफ से जो ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है या जो मुतालबात किए जा रहे हैं, उनके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी रोशनी डालें। कल 2 दिन पहले एक आर्टिकल जियो के एक जो एंकर, जियो के एक जर्नलिस्ट है, रईस अंसारी उनका नाम है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें बिलखसूस उन्होंने कहा है कि खान साहब के जेर इस्तेमाल 8 कमरे हैं अडयाला जेल के और 9 डॉक्टर उनके ऊपर तैयन है। वो 10 चैनल उनको देखते हैं वो केबल पर बैठकर, जिसमें नेटफ्लिक्स भी है, और हर घंटे बाद उनका चैनल जो है वो चेंज किया जाता है। उनको बेड दिया गया है, अखबार दिए गए हैं, उनको साइकिल दिया जाता है एक्सरसाइज के लिए, और लोहे की राड जो वो मेरे ख्याल लटकते हैं उससे, और 20 फुट का लान जो है वो भी उनको दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि हमारे उनके जो जज हैं, उन्होंने कहा था मैं स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज दूंगा। इसको आप जेल कहेंगे जहां आप 8 कमरों में हो और 9 डॉक्टर आपके पास हो। आप इसको सरीना कह लेंगे, आप इसको मैरियट कह सकते हैं, आप इसको शेरटन कह सकते हैं। अगली बातें आपको मैंने बताई नहीं। खान साहब को बकरे की रान का बड़ा शौक है। हफ्ते में 2 दिन उनको बकरे की रान देसी घी में बना के दी जाती है, देसी मुर्गियां दी जाती हैं, बावर्ची उनका अपना है। अब मैं यहाँ पे ये भी और बाहर जो लौंडे लपाड़े हैं वो शोर ये कर रहे हैं कि इनको जहर दिया जा रहा है। ये कौन सा ऐसा जहर है जो पिछले 6 महीने साल से असर ही नहीं कर रहा है? ये कौन सा जहर है? किस ब्रांड का ये जहर है? कभी कहते हैं जूतों में जहर डाल दिया जाएगा। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि आज मेरे मुर्शद जो मजहबी रहनुमा है, हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, जो मुर्शद बन गए थे, नए पाकिस्तान का नारा छोड़ के उन्होंने फौरन रियासत मदीना का नारा लगाया था, और ये इन्होंने हमेशा ये नारा लगाया कि पाकिस्तान के अंदर मैं 2 कानून नहीं बनने दूंगा। मैं 2 लीडरों के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, छोटा सा उनका कमरा था, पंखे की सहूलत थी, अदालत को कह के उन्होंने एयर कंडीशन लगवाया था क्योंकि हार्ट के मरीज थे। मेरे मुर्शद ने वाशिंगटन डीसी में नारा लगाया था मैं जाते इसका एसी उतार दूंगा। दूसरी बात यह थी, उनके ऊपर कैमरे लगवाते थे मुर्शद, कैमरे लगवा के वीडियो मंगवाते थे कि मैं देखना चाहता हूं, मेक श्योर करते थे कि इसको सहूलतें तो नहीं को मुयसर। एक इसी अडयाला जेल के अंदर बेनजीर जब अपने बाप से आखिरी दफा मिलने गई थी, तो उसने जेलर से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बाप का दरवाजा खोलो, मैं सिर्फ इसको गले मिलना चाहती। जेलर वहां खड़ा रहा था और उसने इजाजत नहीं दी थी दरवाजा खोलने की। अब आप खुद कंपेयर कर लें कि ये जेल है या मैरियट है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये दुख से मैं कहूंगा, आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि मेरे मुल्क के अंदर IMF का रिव्यू टीम पहुंच चुकी है। मैंने आज एक टूटी फूटी ट्वीट भी की है जो मेरे 3 सवाल है, क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हूं और IMF जो पैसे देना चाहती है, $77 मिलियन की किस्त है या $75 मिलियन की किस्त है, उसमें मेरा खून पसीना शामिल है। मेरे 3 सवाल थे, शायद ये IMF वाले पूछें। क्या काकड़ साहब जो कि केयर टेकर वजीर आजम थे,
इन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रिप लगाए हैं पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट जहाजों में, क्या इखलाकी जवाज था उनका? चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस उम्रा करने का अखलाकी जवाज था? क्या नवाज शरीफ साहब के जब जलसा किया गया लाहौर का, उसमें सरकारी सारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, क्या उनकी इतना पैसा अगर है पाकिस्तान के पास तो IMF को उनको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि पूरा मुल्क ब्लीड कर रहा है और सारी दुनिया को पता है करप्शन है वहां पे। क्या IMF क्यों नहीं पूछती हमारी स्टेट से कि आप सारा कुछ हर चीज पे क्रैक डाउन कर रहे हो, रिश्वत पे क्रैक डाउन क्यों नहीं करते? लेकिन शायद ये फिर IMF का शायद उनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन है। ये किसी पाकिस्तानी को ही पाकिस्तानी बनना पड़ेगा और इन चीजों का जवाब देना होगा। साजिद साहब, आखिरी मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। इलेक्शंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन हो सकेंगे? आज देखें, 2 मजाक किए गए हैं। पहले आज सुबह एक खबर आई थी कि पहले के 11 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, उसके बाद चेंज करके कहा गया कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन मेरे ख्याल में हो चुके हैं। जो इस वक्त प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है, हर चैनल ने, हर जो तबसरा करने वाले ने ऐलान कर दिया है कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, सीटों की एडजस्टमेंट इन्होंने कर ली है, पहले ही दुबई और लंदन में बैठ के इन्होंने सीटें बांट ली हैं। लेकिन साजिद साहब, जरदारी साहब का बयान आया है कि मैं नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि वजीर आजम जरदारी साहब ने थोड़ी बनाना है, जिन्होंने बनाना है वो ले आए। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, लंदन से आपका क्या ख्याल है, उनको लाया गया तो उनको जरदारी साहब लेकर आए हैं? अदालतें उनसे जरदारी साहब से पूछ के उनको सारा प्रोटोकॉल दे रही हैं। 40-40 लोगों की गाड़ियों की प्रोटोकॉल जरदारी साहब से पूछ के दिया जा रहा है। जो उनको लंदन से लेकर आए हैं वो उनको वजीर आजम बना लेंगे। जरदारी साहब के बयान का डजंट मैटर। जरदारी साहब को अपनी फिक्र होनी चाहिए कि उनकी फाइलें कहां कहां पड़ी हैं, मलक रियाज के साथ क्या क्या उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो दिखाने वाले दिखा लेंगे, कर लेंगे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ये है, मैं ये कहूंगा ये हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है। अब कौम ने मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को ज़हनी तौर पर वैसे भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। इस एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? इस भूखे, गरीब और बैंकरप्ट मुल्क के अंदर एक एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? उनको वजीर आजम हाउस की चाबियां दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हुकूमत चलाने वाले चलाते रहेंगे, वो भी को अपना करते रहेंगे काम अपना। लेकिन मैं ये कहूंगा, क्या इलेक्शन की जरूरत है? क्या इलेक्शन की जरूरत है? क्या इलेक्शन होने से वो जो इलेक्टेबल है फिर दोबारा आ जाएंगे, वही चेहरे अपने मुंह शू धोकर आ जाएंगे, जो पार्टियां चेंज करके जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर वही इलेक्टेबल बैठ जाएंगे? क्या इससे पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन ये है। 3 इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान के। पहला आपका इशू करप्शन है, दूसरा आपका इकोनॉमी है, और तीसरा टेररिज्म है। उसका इलेक्शन के साथ क्या कोई रिलेशनशिप है उसका? मेरे ख्याल में तो कोई उसके साथ उनका कोई राब्ता नहीं मिलता इलेक्शन के साथ। सियासी हुकूमत के पास और 2 पैरेलल सिस्टम चलाने के चेहरा किसी और का, चला कुछ और रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, शहबाज शरीफ साहब भी खुद बता के गए हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं और मुझे फख्र है इस बात पे। तो फिर ये दूसरा पैरेलल सिस्टम चलाने का क्या फायदा है? आपको पता है इस वक्त आपके ब्यूरोक्रेसी वो भी कुछ ना डिलीवर करने के काबिल है, ना करने की सलाहियत रखते हैं। बच्चे सब के लंदन और टोरंटो बैठे हैं, दुबई बैठे हैं, उनको वहां खर्चे पूरे करने होते हैं और डॉलरों पाउंडों में लूट रहे हैं मुल्क को। मुल्क ब्लीड कर रहा है और करने वालों के सिर्फ जो करने वाले हैं वो सिर्फ PTI के पीछे पड़े हैं, मुल्क के पीछे नहीं पड़े। पता नहीं क्या बात है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर हम आपके पास हाजिर होंगे, कुछ नई डिस्कशन करेंगे, कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।